गुड इवनिंग दोस्तों। मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, इस समय जो है कई परीक्षाएं ऐसी हैं जो पूरी तरीके से जीएस ओरिएंटेड हो गई हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें अगर आप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो आपको जीएस पढ़ना अनिवार्य है। बिना जीएस के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वैसे अभी तक जितनी भी परीक्षाएं होती रही हैं, सब में यही हाल रहा है कि बिना जीएस के आपका काम चला नहीं। लेकिन जैसे वर्तमान समय में होमगार्ड की वैकेंसी है और दूसरी एक बड़ी वैकेंसी है लेखपाल की। होमगार्ड के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि इसमें लगभग 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो सारे के सारे प्रश्न कहां से होंगे? जीएस के। समझ रहे हैं ना? दूसरी बात याद रखिए कि जो लेखपाल की वैकेंसी आई है लगभग 8,000, आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा। उसमें वही लोग एलिजिबल हैं लेखपाल का फॉर्म डालने के लिए जिन्होंने पेट दिया है, और उसके बाद उसका एक कट ऑफ जारी किया जाएगा और उसमें जो एलिजिबल होंगे उन लोगों को लेखपाल का मेंस देने को मिलेगा। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। लेखपाल में लगभग 8,000 के आसपास में वैकेंसी है, आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा है। और इस समय जो सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया है उसमें आप देखेंगे कि 10 नंबर की हिंदी है ना, और 10 नंबर का क्या है? डीआई। 10 नंबर का क्या है? डीआई। बाकी जितना भी है वो सब जीएस है। जीएस में क्या क्या है आपको पता है? जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सब 5-5 नंबर में है। ये सब 5-5 नंबर में है। अगली बात, 15 नंबर में आपका पर्यावरण है। 20 नंबर में आपका क्या है? यूपी स्पेशल है। तो कुल मिलाकर के हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि रेगुलर अगर आप जीएस पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, और अगर इधर उधर भटकेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जीएस पढ़ने के लिए देखिए, जीएस में आपको करना क्या है कि लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, स्टडी विथ मोहित सर, जो चैनल है जिसमें आप लोगों ने देखा भी है पहले वीडियो, और उसके माध्यम से आप लोगों को हम पढ़ाते रहेंगे। तो आज एक विज्ञान का छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, वो आपको हम पढ़ाते हैं। फिर यूपी स्पेशल भी पढ़ाते रहेंगे आगे, और आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अब देखिए, विज्ञान में जैसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप देखेंगे तो मानव शरीर है ना? क्या हो जाएगा? मानव शरीर, मतलब ह्यूमन बॉडी, है ना? अगर विज्ञान के प्रश्न आपको तैयार करना है तो उसमें कुछ खास चीजें आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो पढ़ लीजिए, तो आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सही हो जाएंगे। जैसे बायोलॉजी से मानव शरीर पढ़ के जाइए। दूसरी बात, फिजिक्स से फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, साउंड, लाइट, ये पढ़ के जरूर जाइए। केमिस्ट्री में देखेंगे अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, है ना, फ्यूल, पीरियोडिक टेबल, यहां से प्रश्न बनते हैं, इनको तैयार कर लीजिए। तो आप ये सिलेक्टेड चीजें पढ़ करके क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनको सही कर लेंगे। और साथ में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी पेपर अभी तक करवाए गए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको सॉल्व करते रहिए। यही तरीका है सिलेक्शन का और जीएस तैयार कर लेने का। करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए, यूपी स्पेशल आपको पढ़ाया जाएगा, पर्यावरण परिस्थितिकी आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें जो होंगी आपकी कवर करवाई जाएंगी। तो मानव शरीर के बारे में जनरल नॉलेज, है ना, ही आपसे पूछा जाता है। कोई विशेष अध्ययन नहीं पूछा जाता है कि बहुत डीप में पूछ लें। मानव शरीर की अगर ह्यूमन बॉडी की हम अगर बात करें
तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या बताएंगे, कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका मतलब सेल, है ना। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई या कोई भी जीव है उसकी सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो क्या बताएंगे, कोशिका। और कोशिका की खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे, रॉबर्ट हुक ने किया था। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। किसने किया कोशिका की खोज, तो क्या बताएंगे, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज किया वो ध्यान रखिएगा कौन सी कोशिका थी भैया, तो नॉन लिविंग सेल थी। कैसी कोशिका थी, निर्जीव कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज किया था वो निर्जीव कोशिका थी, है ना। तो फिर पूछा जाता है कि सजीव कोशिका की खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे, सजीव कोशिका की खोज एंटोनी एंटोनी वान एंटोनी वान लिवेनहाक ने किया था। किसने किया, एंटोनी वान लिवेनहाक ने किया था। याद रखिएगा कि सजीव कोशिका की खोज एंटोनी वान लिवेनहाक ने किया था और एंटोनी वान लिवेनहाक को ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे, एंटोनी वान लिवेनहाक को। इन्हें ही क्या कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का पिता। इन्हें क्या कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, एंटोनी वान लिवेनहाक को। देखिए इसी तरीके से फैक्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये याद रखिए कि यूपी ट्रिपल एससी में आपसे फैक्चुअल प्रश्न ही पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा वो कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलेंगे, उस फैक्ट के आधार पर ही क्या हो सकता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि एंटोनी वान लिवेनहाक ने सजीव कोशिका की खोज किया और इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को, याद रखिएगा। और भैया ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोशिका होती है वो वास्तव में दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहली क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। याद रखिएगा, पहली क्या हो जाएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरी क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। दोनों कोशिकाओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है यूपीपी में भी, है ना। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक क्या होता है, अविकसित होता है, अनडेवलप्ड होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस मतलब केंद्रक क्या होता है, विकसित होता है। दोनों में मैंने आपको क्या बताया है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें न्यूक्लियस अनडेवलप्ड है, अविकसित है, और यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस डेवलप्ड है मतलब विकसित है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक बढ़िया एग्जाम्पल है जो आपसे कई बार पूछा गया है, उसका नाम है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, है ना। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इससे भी प्रश्न बना है इसलिए बता रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, तो क्या बताएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है। नीलहरित शैवाल धान के खेत में पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि धान की फसल में यदि लंबे समय तक पानी भरा रहे तो उसमें काई लग जाती है, उसमें काई लग जाती है। और वो काई वास्तव में क्या होता है, नील हरित शैवाल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। वो काई क्या होता है, नील हरित शैवाल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। और आपने देखा होगा कि अगर वो काई लग गई है तो ये माना जाता है कि अब धान की फसल अच्छी होगी। इसका कारण ये है कि नील हरित शैवाल का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब इसकी वजह से खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और धान की फसल क्या होती, अच्छी होती है।
ये आपके घरों में छतों पर भी देखने को मिल जाएगा, काई लगी हुई। ये क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। किसमें आता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वही कोशिकाएं होती हैं जो शुरुआती दौर की कोशिकाएं हैं। जो शुरुआती दौर की कोशिकाएं हैं, मतलब जब जीवन की शुरुआत हो रही थी उस समय जो सेल्स थी वो कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक। ये आदिम सेल्स हैं, प्रिमिटिव सेल्स हैं, प्राचीन कोशिकाएं हैं। उसके बाद डेवलप्ड कोशिकाओं में क्या आ जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे वर्तमान समय में प्लांट्स और एनिमल में, मतलब हम लोगों में जो सेल्स इस समय पाई जा रही हैं वो कौन सी हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। इसके एग्जाम्पल में सिर्फ आप क्या लिख लेंगे? इसके एग्जाम्पल में प्लांट सेल। इसके एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे? प्लांट सेल। और दूसरा क्या लिख लेंगे? एनिमल सेल। दूसरा क्या लिख लेंगे? एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा भैया, प्रश्न ये भी पूछा गया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान रखिएगा कि जो भी प्लांट सेल है, अगर कोई भी पादप कोशिका है ना, प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, तो उसमें पहली बात नंबर 1 याद रखिएगा, कोशिका भित्ति पाई जाएगी। क्या मिलेगा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में कहते हैं सेल वॉल। क्या पाया जाएगा? सेल वॉल। और दूसरी बात याद रखिएगा कि हरित लवक भी मिलेगा। क्या मिलेगा? हरित लवक। और हरित लवक की अंग्रेजी क्या होती है तो क्या बताएंगे? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक की अंग्रेजी क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट। मतलब पादप कोशिका में हरित लवक और कोशिका भित्ति जरूर मिलेगा, याद रखिएगा। बैक्टीरिया को भी, इसीलिए जीवाणु को भी पादप जगत में रखा जाता है क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्लियर है ना? ये प्रश्न याद रखिएगा कि जो भी ये यूपीपी में आप चेक करेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है सेम ऐसे कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति और हरित लवक पाया जाता है। दूसरी बात, एक प्रश्न और पूछता है कि जैसे जंतु और पादप के बीच की कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो क्या हो जाएगा? युगलीना। ध्यान रखिएगा भैया, मैंने क्या बताया है? युगलीना। युगलीना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। इसे जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। किसे माना जाता है तो क्या बताएंगे? युगलीना को क्या माना जाता है? जंतु और पादप के बीच की कड़ी। क्योंकि ये प्रोटोजोआ फाइलम का जंतु है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसे जंतु और पादप का क्या माना जाता है? कड़ी माना जाता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये सिर्फ आज एक कह सकते हैं डेमो क्लास है ना। आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, लगातार आपको जीएस में मैं पढ़ाता रहूंगा और प्रयास ये करूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी के आए हुए जो पेपर हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन करवाता रहूं। और क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से होगा कि मान लीजिए अगर लीवर से रिलेटेड प्रश्न आ गया तो फिर पूरा का पूरा लीवर हम बता दिए। अगर मान लीजिए प्रकाश से रिलेटेड कोई प्रश्न आया है या लेंस से रिलेटेड कोई प्रश्न आया है तो लेंस के बारे में सब कुछ हमने बता दिया। कुछ ऐसा प्रयास करेंगे जिससे आपके प्रश्न भी क्लियर होते जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, है ना। ये शुरुआत है और आप लोग इसको देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। खूब बढ़िया से तैयारी करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।